हेलो हेलो हेलो। अब आ रही होगी। कौन? हाँ, बाद में पूछना, क्लास के बाद। कहां तक पढ़ा था लास्ट क्लास में? ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पढ़ना है। आइए ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन को करते हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्काइन का हमें पढ़ना है। ऑक्सीडेशन में बेटा हमने पढ़ा हुआ है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन, है ना? यही पढ़ा हुआ है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो गया। हाँ, हाँ, हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन, जिसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों ही पढ़ रहे थे। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आइए बोर्ड पे देखते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, एक एक करके ध्यान से देखोगे। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे। शांत शांत शांत। माइल्ड में क्या हमने बेयर्स रिएजेंट को देखा था? बेयर्स रिएजेंट क्या कर रहा था? OH OH का सिन हाइड्रोक्सिलेशन कर रहा था, है ना? जहां भी डबल बॉन्ड था, शांत, जहां भी डबल बॉन्ड था वहां पे OH और OH दोनों सेम साइड से ऐड हो जा रहे थे। तो देखो, सबसे पहले आपने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन है, इसमें हमने डाला बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट आपके पास होता है कोल्ड एल्कलाइन, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। जब कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 होता है तो इसमें क्या होगा? चूंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो माइल्ड वाले क्या करेंगे, जितने भी पाई बॉन्ड है उसको तोड़ देते हैं और OH OH लगा देते हैं। सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ पाता। ध्यान से देखिएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल और केवल पाई बॉन्ड को ही तोड़ पाता है। स्ट्रॉन्ग होगा वो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ेगा, ब्रेक्स ओनली पाई बॉन्ड। तो यहां पे एल्काइन जब लिखा हुआ है तो क्या आपके पास दो पाई बॉन्ड लिखा हुआ है? और दो पाई बॉन्ड अगर आपके पास दिख रहा है तो क्या वो दोनों पाई बॉन्ड हट जाएगा और आपके सामने OH OH लग जाएगा? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एक कार्बन पे दो OH क्या अनस्टेबल होता है, वाटर रिलीज हो जाता है। और वाटर रिलीज हो जाएगा तो जो CH3OH जो है वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा, अगला वाला जो है वो भी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा। क्या यही होगा? ये आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ध्यान रखेंगे कि केवल और केवल पाई बॉन्ड को तोड़ता है, सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है। सिमिलरली आप बोर्ड पे देखिएगा, मान लो आपके पास मैं लिख रहा हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 एक, इसमें भी हमने क्या किया है, अल्कलाइन KMnO4 अगर सीधा सीधा लिख दिया जाए तो क्या ये भी आपके पास बेयर्स रिएजेंट ही है? तो अल्कलाइन KMnO4 इज ऑल्सो अ बेयर्स रिएजेंट। ये भी क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड में से केवल पाई बॉन्ड को हटा देगा और पाई बॉन्ड को OH OH से रिप्लेस कर देगा। जब OH OH आएगा तो क्या वाटर रिलीज करके डबल बॉन्ड O बन जाता है? तो जब भी एक कार्बन पे दो OH आए, वाटर रिलीज करके डबल बॉन्ड O बन जाता है। दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन माइल्ड का।
माइल्ड में केवल बेयर्स रिएजेंट है जो आपका ये काम कराएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OH OH को ऐड करेगा और वो भी एक कार्बन पे 2 OH, सिंपली आपके पास डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए तो क्या करोगे? अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है तो फिर क्या होता है बोर्ड पे देखिए। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो स्क्रीन पे देखो, मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे क्या ले लिया है, H+ KMnO4 है ना, KMnO4 H+ ले लिया है या फिर H+ KMnO4। तो H+ KMnO4 ले लो या H+ K2Cr2O7 ले लो, क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये पाई बॉन्ड तो तोड़ता ही है, पाई बॉन्ड तो तोड़ेगा ही, सिग्मा बॉन्ड भी तोड़ देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है पाई बॉन्ड तो तोड़ेगा ही, सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ देगा। अब देखो क्या यहां पे 3 बॉन्ड टूट रहा है, 3 बॉन्ड टूट रहा है तो 3 OH इस साइड, इधर भी 3 बॉन्ड टूटा है तो 3 OH इस साइड। एक कार्बन पे 1 OH है मतलब अल्कोहल, एक कार्बन पे 2 OH है यानी कि C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन पे 3 OH है यानी कि C डबल बॉन्ड O OH, एक कार्बन पे 1 OH अल्कोहल, 2 OH होता तो डबल बॉन्ड O बना लेते, 3 OH आया तो टूट के बेटा C डबल बॉन्ड OH बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से एक कार्बन पे 1 OH होता, 2 OH होता तो डबल बॉन्ड O, 3 OH होता तो आपके सामने क्या HC डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा, 2 कार्बन से डबल बॉन्ड, तीसरा OH सिंपली जुड़ जाता है तो एसिड बन जाता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों को ही तोड़ता है, सॉरी माइल्ड वाले पाई को तोड़ता है और स्ट्रॉन्ग वाले ब्रेक्स बोथ सिग्मा एंड पाई दोनों को तोड़ देता है। और जितने बॉन्ड तोड़ोगे उतने OH दे दो। यहां पे ऊपर वाले में माइल्ड वाले में कितने बॉन्ड टूटे, 1 या 2 या 3? 2। अगर 2 बॉन्ड टूटे हैं तो कितने OH आएंगे, 2 OH लेफ्ट में और 2 OH राइट में, सिंपली OH OH जोड़ना है, 2 OH लेफ्ट में 2 OH राइट में, सारा कहानी हो जाएगा। ब्रेक्स बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन रहे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3, अगर यहां पे H+ KMnO4 लो या H+ K2Cr2O7 लो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा क्या करेगा, सारे के सारे बॉन्ड को तोड़ देगा, 3 OH लेफ्ट में क्योंकि 3 बॉन्ड टूट रहा है, 3 OH राइट में क्योंकि 3 बॉन्ड टूट रहा है, 2 OH से डबल बॉन्ड O आएगा, तीसरा OH एसिड बना लेगा। दोनों तरफ से सेम बन रहा है, दोनों तरफ से एसिड बन जाएगा। 2 मोल आपके पास बन गया है। क्लियर है? आगे बढ़े। माइल्ड वाले जितने भी हैं वो केवल पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले जितने भी हैं वो पाई और सिग्मा दोनों तोड़ देता है, और जितने बॉन्ड टूटेगा उतने OH लगा देना है, खत्म। मान लो आपके पास बेटे एल्काइन का हम लोग ओजोनोलिसिस कराएं, तो ओजोनोलिसिस हमने एल्कीन का पढ़ लिया है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, O लगाना है। एल्काइन में मान लो आपने सबसे सिंपल वाला एल्काइन लिया, इसमें आपने क्या किया है, O3 जिंक वाटर डाल दिया है। तो ध्यान दो, ये O3 जिंक वाटर में क्या नेसेंट ऑक्सीजन रहेगा या ZNO बन जाएगा? ZNO बन जाएगा। यानी कि ये क्या माइल्ड की तरह काम करेगा?
भाई नेसेंट ऑक्सीजन होता तब तो और ऑक्सीडाइज करता, तब तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, लेकिन ये माइल्ड की तरह काम ही नहीं कर रहा है। ये सॉरी, फिर से ध्यान दो। मान लो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे दिया हुआ है, तो Zn क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा, क्या बना लेगा, ZnO। ठीक है, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन बचा नहीं रहा। नेसेंट ऑक्सीजन होता तब तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता, तब तो ये और ऑक्सीडाइज करता फर्दर, लेकिन यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बचा रहा, तो ये माइल्ड की तरह काम करेगा। और माइल्ड में क्या होता है बेटा, केवल पाई बॉन्ड टूटता है, और पाई बॉन्ड टूट के दो OH लग जाएगा, दो OH का मतलब डबल बॉन्ड हो। सिमिलरली यहां पे भी दो OH लगेगा, यानी कि डबल बॉन्ड हो। रिड्यूसिंग एजेंट माइल्ड की तरह काम करेगा, जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है। जैसे मान लीजिए इसी स्क्रीन पे मैं लिखता हूं O3 वाटर, क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या करेगा, तीनों बॉन्ड तोड़ देगा, तीनों बॉन्ड तोड़ देगा। तो इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से तो आपको क्या दिख रहा है, एसिड, और राइट हैंड साइड से आपके पास क्या दिख रहा है, उधर से भी एसिड, फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन का एसिड। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इज लाइक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस इज लाइक ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी सिंपल। मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपके पास है, इसका आप रिडक्टिव करते हो तो क्या बनेगा, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो तो क्या बनेगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इज सेम एज माइल्ड, तो माइल्ड की तरह काम करेगा, तो केवल पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। ऑक्सीडेटिव वाले में क्या सिग्मा पाई दोनों टूट जाएगा, इधर से भी फॉर्मिक एसिड, इधर से भी फॉर्मिक एसिड, क्या दोनों तरफ से एक कार्बन का एसिड बन जाएगा। तो ओजोनोलिसिस वगैरह ये सब आप पढ़ चुके हैं, बस रिपीट हो रहा है। मान लो आपके पास क्वेश्चन आए, इसमें आपने O3 वाटर दिया है, इसमें आपने O3 वाटर दिया है, अब क्या ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है तो सारे बॉन्ड टूटेंगे, सारे बॉन्ड टूटेंगे तो क्या इस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो देखो साइक्लोपेंटेन तो रहेगा ही, ऊपर वाले कार्बन पे आपके पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या राइट हैंड साइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जी हां, राइट हैंड साइड से भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगला चैप्टर है बेंजीन। एक दो क्वेश्चन करने हैं, चेन रिएक्शन करने हैं अभी, उसके बाद। चलो, एक चेन रिएक्शन है, पहले उन दोनों चेन रिएक्शन को सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे बेंजीन वाले चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। लिखें अगला चेन रिएक्शन, हो गया यहां तक। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH,
पहले मुझे बताओ ये टर्मिनल एल्काइन है या नॉन टर्मिनल एल्काइन है? टर्मिनल एल्काइन की क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहां पे सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहां पे एक कंपाउंड बन रहा है ए। ठीक है, ए कंपाउंड बनने के बाद फिर यहां पे आपके पास आ जा रहा है, मान लो अब ए जो बना उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3Cl से, तो बन गया आपके पास बी। अच्छी बात है। जब बी जो बन गया फिर इसमें हमने डाला O3 जिंक वाटर, तो आपके पास क्या बन गया? सी। सी जब बन गया तो उसमें हमने डाला है ZnHgHCl, ZnHgHCl, तो आपके पास बन गया डी। हट जा भाई। तो ZnHgHCl उसमें बन गया डी। जब ZnHgHCl बन गया तो फिर मैंने डाला यहां पे Cl2 नहीं डाला, Br2 डाला, Br2H न्यू, तो फिर बन गया आपके पास E, और E में मैंने डाल दिया है सोडियम ड्राई ईथर, तो फिर आपके पास बन गया है F। एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है F क्या है? अब इसमें सारे हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन जो हैं अगर दिमाग में होंगे तो चेन रिएक्शन हो जाएगा, सारे रिएक्शन अभी आपको रिकैप भी हो जाएगा। ठीक है, चेन रिएक्शन में आपको एक अलग से 50 क्वेश्चन की चेन रिएक्शन दूंगा, 50 क्वेश्चन का, उसमें सारे हाइड्रोकार्बन रिवाइज हो जाता है। ठीक है, हर रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन सारे इन्वॉल्व होंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, ये टर्मिनल एल्काइन है कि नॉन टर्मिनल एल्काइन है? टर्मिनल है। टर्मिनल अगर बर्च रिडक्शन करता था तो एसिड बेस देता था या ट्रांस एल्कीन? एसिड बेस। बर्च रिडक्शन से ट्रांस एल्कीन उसी का आता है जो नॉन टर्मिनल हो। टर्मिनल वाले में क्या एसिडिक एच था, और एसिडिक एच क्या बेस से रिएक्शन कर लेता था, तो ए क्या है? मेजर प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। ठीक है, ये बन गया। अब कल मैंने एक रिएक्शन पढ़ा था कि स्मॉलर एल्काइन से हायर एल्काइन, तो क्या ये माइनस इस प्लस से जाके जुड़ जाएगा? देखो Cl पे क्या है? डेल माइनस, यहां क्या है? डेल प्लस, तो क्या माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड बनेगा? तो क्या जो बी ऑप्शन है क्या आपने सिमेट्रिकल एल्काइन बना लिया है? टर्मिनल एल्काइन एल्कीन नहीं बनता है, टर्मिनल एल्काइन एसिड बेस रिएक्शन करता है। आते हैं, अब आ जाओ, बी इज सिमेट्रिकल एल्काइन, ठीक बात है। अब देखो O3 जिंक वाटर, ये रिडक्टिव है और ऑक्सीडेटिव है? रिडक्टिव। अब रिडक्टिव में पाई बॉन्ड टूटता है या पाई सिग्मा दोनों? पाई बॉन्ड, तो खाली पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूट के CH3C डबल बॉन्ड हो यहां पे, डबल बॉन्ड हो यहां पे, और CH3 बन गया। क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो चुका है? अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद क्या ये क्लीमेंसन है? क्लीमेंसन क्या करता था? ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन। एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन हटा के जब आप हाइड्रोजन लगाने जाओगे तो डी को मैं यहां बना रहा हूं, क्या ये ब्यूटेन बन गया है बेटे? ब्यूटेन बन गया है। अब ब्यूटेन में ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन क्या हायर डिग्री बनता है? ब्रोमिनेशन हमेशा हायर डिग्री हेलोजिनेशन हो जाता है, तो किधर भी आप मान लो यहीं पे ब्रोमिनेशन करा दिया, दोनों सेम था तो यहीं पे ब्रोमिनेशन आपने करा दिया। अब देख लो, उसके बाद सोडियम ड्राई ईथर है, क्या वो ऊर्ज रिएक्शन है? तो अगर वो ऊर्ज रिएक्शन है तो क्या अपने जैसे रेडिकल से मिलके एल्केन बनाता है? तो क्या यहां पे रेडिकल बन जाएगा? तो CH3 यहां पे CH रेडिकल, CH2 CH3, क्या ये अपने जैसे रेडिकल रेडिकल में बॉन्ड बन जाएगा? क्या जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे बनाते थे? जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे बनाते थे, याद करो आर आर लिखा था, तो आर रेडिकल है, आर रेडिकल अपने से बना देना है, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या आपके पास बन गया है एफ? एफ एक एल्केन बनेगा, एल्कीन नहीं। तो ए से लेकर के एफ तक एक समय आएगा जब हम एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वहां ए से जेड तक लिखेंगे। ठीक है, सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन आपके पास रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यहां से अब चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक का रिवीजन होता है, जो अगले क्लास होगा वहां से रिवीजन स्टार्ट होगा। जो आपने अभी तक पढ़ा वो सारा चैप्टर अब रिवाइज होगा, दो दो बार पढ़ेंगे। हेलो एल्केन, हेलो अरीन में। क्वेश्चन नंबर 2, ये चेन रिएक्शन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2,
मान लो इस बार मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH बनाया, इसमें अब मैंने डाला है सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है, तो बन गया आपके पास A। इसी में मैंने डाल दिया है H2 पैलेडाइज्ड कार्बन, तो बन गया बेटा आपके पास B, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें आप जोड़ रहे हो Br2CCl4, तो बनेगा बेटा आपके पास C। यहां पे आप जोड़ रहे हो HOBr, फिर बनेगा आपके पास D। बढ़िया है। फाइनली जब आप यहां पे जिंक डस्ट डालते हो तो बन रहा है आपके पास E, और इसमें आप कॉन्क H2SO4 डाल रहे हो तो बन रहा है आपके सामने F। एग्जामिनर जानना चाहता है F बताइए। गिर गए क्या तुम? तो चावल वोल खा के मत आया करो क्लास में। क्वेश्चन करो, ए से एफ तक प्रोडक्ट बनाओ। ये क्वेश्चन जो है, ये बी डी एफ तो मैंने अपने से ऐड किया है। शांत, ए बी सी देके आपको ये पूछा गया था कि ये जो सी बन रहा है, एग्जामिनर को क्या पूछा ध्यान से, सी बन रहा है वो इनैनियोमर है या डाइस्टीरियोमर है या रेसिमिक मिक्सचर है। सी के बारे में आपको कमेंट करना है कि वेदर इट इज इनैनियोमर और डाइस्टीरियोमर और मीजो और रेसिमिक, व्हाटएवर, ये आपको बताना है। और देखो अपने नोट से बाहर नहीं कराते, तो नोट्स के ही सारे सवाल हैं। हाँ, एक एक करके अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो ए क्या बनेगा, सबसे पहले ए में आओ। हे भगवान, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया मैंने। हाँ हाँ ठीक है, इसीलिए नहीं हो रहा था तुमसे, है ना, वरना तो तुम कर ही लेते। आओ, क्या ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है? हाँ, अब ध्यान से, नॉन टर्मिनल एल्काइन है, उसमें आप बर्च रिडक्शन कर रहे हो, ट्रांस बनेगा या सिस बनेगा? ट्रांस। बर्च रिडक्शन बेटे आपके पास ट्रांस एल्कीन बनाता है, तो देखो आपके पास ट्रांस एल्कीन बना दिया है ए में। बढ़िया हो गया, ट्रांस एल्कीन बन गया। अब ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा, क्या ये ट्रांस बना? ए वाला ट्रांस एल्कीन बन गया ना। ट्रांस को क्या लिखते थे? माइनस। क्या ये बेटे एंटी एडिशन होता था? नहीं होता था। एंटी एडिशन को क्या लिखते थे? माइनस। माइनस और माइनस क्या बनेगा बेटे? प्लस। तो जो सी है, सी मैं यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से देखना, CH3 यहां बना दिया, CH3 नीचे बना दिया। क्या Br और Br सेम साइड ऐड हो जाएगा? अगर Br और Br सेम साइड ऐड हो गया है तो क्या बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? और प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तो C क्या हो गया? मीजो। तो C इज अ मीजो कंपाउंड। आ गया। अब आ जाओ, आपके पास जिंक डस्ट डाल रहे हैं भाई, जिंक डस्ट डाल रहे हैं, तो क्या होगा? जिंक डस्ट क्या करता है? हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को हटा देता है, तो क्या ZnBr2 बना लेगा? तो ZnBr2 बनाएगा तो क्या वापस उसी में चल जाएगा? भाई यहां से Br2 हटाओगे तो क्या फिर से एल्कीन बन गया? तो वापस से बेटा ये एल्कीन बन जाएगा। तो जो डी ऑप्शन है, डी विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अरे ठीक है भाई, ई कर लो इसको, ई इज इक्वल टू एल्कीन। तो आपका ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया। अब बारी है बेटा BDF की। ये ए है, सी के बारे में स्टीरियो केमिस्ट्री पूछा था, मीजो हो जाएगा। ई आपके पास नॉर्मल एल्कीन बन जाएगा। बढ़िया। अब आ जाओ, जो आपके पास बी प्रोडक्ट है, बी में थोड़ा दिमाग लगाते हैं। बी में क्या सिस एल्कीन बनता है, ट्रांस एल्कीन? सिस एल्कीन। H2 पैलेडाइज्ड कार्बन,
H2 पैलेडाइज कार्बन CaCO3, H2 पैलेडाइज कार्बन BaSO4, H2Ni2b, ये सब के सब क्या करते हैं, सिस एल्कीन बना। तो यहां पे बना दो आप बी ऑप्शन में, सिस एल्कीन बन गया। अब सिस एल्कीन बन गया है तो देखो ध्यान से, ए में 5 कार्बन है, अच्छा यहां हाइड्रोजन होगा भाई, ठीक है हाइड्रोजन लगा लो। चलो अब देखो यहां पे नेक्स्ट, क्या ये सिस एल्कीन बन गया बी वाले में। अब देखो क्या HOBr में हमने पढ़ा हुआ है क्या Br प्लस निकलता है और OH माइनस निकलता है, सिन एडिशन या एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। भाई HOBr का क्या होता है, एंटी एडिशन। चलिए अब देखो क्या इसको प्लस लिखेंगे या माइनस, प्लस, सिस वाले को, एंटी एडिशन के क्या लिखेंगे, माइनस, डी में क्या बनेगा, माइनस। तो जो डी प्रोडक्ट है उसमें जो OH है और जो Br है क्या वो अपोजिट साइड लग जाएगा। बाकी एज इट इज लगा दो, CH3 ऊपर CH3 नीचे, H यहां H यहां, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या ये रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, और रेसमिक मिक्सचर है क्या इसको हम इनएंशोमर भी कह सकते हैं, बढ़िया, इनएंशोमर भी कह सकते हैं। अब इसमें मान लो कॉन्क H2SO4 बना रहे हैं, अब क्या बनेगा, जो डी बन गया, डी वाले में कॉन्क H2SO4 डाल रहे हैं, तो क्या डी वाले में देखो अल्कोहल बना है, एक तो अल्कोहल खतरनाक, ऊपर से सामने एसिड और खतरनाक, तो क्या सारा वाटर रिलीज हो जाएगा, डिहाइड्रेशन पड़े थे तो वाटर रिलीज करा दो, ऊपर से H नीचे से OH, ऊपर से OH नीचे से H। वैसे होता क्या है, कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंज होता है, फिर एल्कीन बनता है, बट यहां पे कोई रीअरेंजमेंट संभव नहीं है, इसलिए सिंपली आप देखोगे तो पहला कार्बन मैंने लिखा CH3, दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया, चौथा कार्बन क्या है CH3, यहां पे H लगा हुआ था लगा रहेगा, H लगा हुआ था लगा रहेगा, खत्म। Br लगा रहेगा, Br लग गया, सिंपल, H और OH निकल गया, वाटर डिहाइड्रेशन हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूरा एल्कीन जो है दिमाग में एक बार घूम गया होगा। हाँ, सी वाले में यहां पे देखो, क्या ये ट्रांस एल्कीन बनेगा, क्योंकि बर्च रिडक्शन ट्रांस एल्कीन बनाता है। ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन करने से, मैंने बोला था आप चाहो तो ये जुगाड़ भी कर सकते हो, अगर सिमेट्रिकल है तो ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन करने से क्या बनता है, मीजो। ठीक है, कार और टाइम वाला मेथड भी लगा सकते हो क्योंकि सिमेट्रिकल है। देखो ट्रांस है, ये रहा ट्रांस एल्कीन, माइनस लिखते हैं ट्रांस को, एंटी एडिशन भी अपोजिट साइड होता है उसको भी माइनस लिखते हैं, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। प्लस का मतलब दोनों Br सेम साइड लगने वाला है, और सेम साइड लगने वाला है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मीजो है। आप सिंपल देख लो, ट्रांस है, एंटी है, क्या बनेगा, मीजो। सिस है, एंटी है, क्या बनेगा, रेसमिक। लेकिन ये तभी तक वैलिड है जब तक कि सिमेट्रिकल है, वहां सिमेट्रिकल था तो टाइम बन गया। उसी तरह नीचे वाले में देखो, सिस है, एंटी है, क्या बन गया, रेसमिक मिक्सचर। ऊपर वाले में टाइम लगा, नीचे वाले में कार लग गया। सिमेट्रिकल अल्काइन में हमेशा, एल्कीन और अल्काइन में हमेशा वैलिड है। चलिए, तो इस तरह आपके साथ हम चेन रिएक्शन भी अब स्टार्ट हो जाएगा, अब धीरे धीरे चेन रिएक्शन भी आपके साथ आगे बढ़ेगा, जिसमें प्रीवियस के सारे रिएक्शंस आपके पास आते रहेंगे। खैर, अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या रुकना है भाई, इतना देर रुक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम इतना देर समझ रहे थे, इतना मत समझो बेटा। अब डी के बारे में बेटा आपको डी बताना है कि व्हाट इज डी।
ए मत बताइए कोई बात नहीं, बी मत बताइए कोई बात नहीं, सी मत बताइए कोई बात नहीं, डी बता दीजिए। बोर्ड पे देखो, क्या सबसे पहले आपके सामने एल्काइल हैलाइड दिखा है? एल्काइल हैलाइड के सामने सोडियम ड्राई ईथर क्या ऊर्ज रिएक्शन देगा? बढ़िया। तो ऊर्ज रिएक्शन देगा तो ये रेडिकल बनेगा आपके सामने CH3CH2 रेडिकल, और CH3CH2 रेडिकल क्या अपने जैसे रेडिकल से कंबाइन होकर एल्केन बन जाएगा? चलो एल्केन बन गया। अब इसमें हमने क्या किया? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होता है? सेलेक्ट करना पड़ेगा कि 1 डिग्री बनेगा कि 2 डिग्री बनेगा। बताओ 1 डिग्री कि 2 डिग्री? 2 डिग्री बनेगा, क्योंकि 1 डिग्री कितने हैं? 6, और 1 डिग्री का कंट्रीब्यूशन 1। 2 डिग्री कितना है? 4, और 2 डिग्री का कंट्रीब्यूशन, क्या ये 12 के आसपास आ रहा है? क्या ये 6 आ रहा है? तो 6 वाला कम है, 12 वाला बन जाएगा, 12 वाला मेजर है। तो आपके सामने CH पे लग गया, आपके सामने Cl, यहां पे लग गया है CH2, और क्या लग गया है? CH3। अब ये कह रहा है एल्कोहलिक KOH। क्या एल्कोहलिक KOH डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है? क्या पड़ोसी से H निकाल देगा और HCl टोटली रिमूव हो जाएगा? तो जो सी ऑप्शन है आपके सामने CH3 CH डबल बॉन्ड CH बन गया। अच्छा, अब देखो यहां पे Br2 CCl4 ऐड कर रहा है। सिन एडिशन या एंटी एडिशन? एंटी एडिशन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, और आपके सामने बेटे एंटी एडिशन हो जाएगा। यहां पे Br और यहां पे Br। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में सिस ट्रांस आप डिफाइन नहीं कर पाते हो, तो आपके सामने ABCD बन गया है। ये सारे रिएक्शन आपने पढ़े हुए हैं। खैर, इस तरह के चेन रिएक्शन मैं आपको और करने को दूंगा। अभी हेडिंग डालेंगे आप बेंजीन। अभी हेडिंग डालेंगे बेंजीन। ज्यादातर चीजें बेटा बेंजीन में भी याद करने टाइप की हैं, लेकिन उसका कोई कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह अभी इंट्रोड्यूस कर देंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए हेडिंग में बेंजीन। काफी छोटा टॉपिक है, केवल आपको इसमें 15 रिएक्शन है, केवल 15। हाँ, बस 15 रिएक्शन है बेटा, लेकिन सारे रिएक्शन पढ़े हुए हैं। जो आपने एल्केन और एल्कीन और एल्काइन में किया है, वही सारे रिएक्शन यहां पे रिपीट होगा। तो सबसे पहले एक चार्ट बनाइए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन चार्ट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पहले आप चार्ट बनाइए। एल्केन से कैसे बनाओगे? शांत। ये साथ में लिख लो।
9 रिएक्शन आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ना है, 6 रिएक्शन आपको केमिकल रिएक्शन में पढ़ना है। अब बेटा पुराने दिन को याद करते हैं, मुंह बंद। पुराने दिन को याद करते हैं जब आपको बेटे एल्केन पढ़ाया गया था। तो एल्केन में एक रिएक्शन पढ़ाया गया था, एरोमेटाइजेशन, याद आया? और बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। तो वही एरोमेटाइजेशन रिएक्शन एल्केन से एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा। तो पहला रिएक्शन बेटे बोर्ड पे देखेंगे, हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा हुआ है एल्केन से एरोमेटिक कंपाउंड बनाने का प्रोसेस, और उस रिएक्शन का नाम था एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अगर आप उस रिएक्शन का मुझे रिएजेंट बता दें, हां, क्या यहां पे बेटे Cr2O3 लेते थे, मॉलिबेडनम लेते थे, या वैनेडियम लेते थे, है ना? इसमें एक और चीज यहां ऐड कर लीजिएगा, सपोर्टेड विथ एल्यूमिना। इस रिएक्शन में सपोर्ट के लिए हम लोग Al2O3 का सपोर्ट लेके रखते हैं, ठीक है? और ये क्या करेगा, एल्केन जो है एरोमेटिक बना देगा। लेकिन मैंने एल्केन के लिए कंडीशन लिखी थी कि मिनिमम बेटा एल्केन कितने कार्बन का होना चाहिए? 6 कार्बन। भाई 6 कार्बन का नहीं होगा तो बेंजीन कैसे बनेगा? ठीक है, तो आपके पास मैंने 3, 4, 5, 6, मैंने एरोमेटाइजेशन का रिएक्टेंट डाला, सीधा सीधा बेटा क्या बन जाता है? बेंजीन। मैंने मान लो 7 कार्बन का मैंने प्रोडक्ट बनाया, सॉरी 7 कार्बन का रिएक्टेंट लिया, तो आपके सामने क्या बन जाएगा? टॉल्वीन। मैंने 8 कार्बन का भी बना के आपको बताया था, 8 कार्बन में बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। या तो बेटे आपके पास इथाइल बेंजीन बनेगा, या तो आपके सामने डाइमिथाइल बेंजीन बनेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे। ये तीनों के तीनों रिएक्शन ही हमने पढ़े थे उस टाइम भी और अभी भी, क्योंकि यही 3 रिएक्शन बेटे आपके एनसीईआरटी में ना मैकेनिज्म दिया गया है ना पढ़ना है। आपको बस याद रखना है कि मिनिमम 6 कार्बन होगा तो सीधा बेंजीन बन जाएगा। Cr2O3, जितने भी डी ब्लॉक वाले हैं सबको उठा के पटक दो यहां पे। Cr2O3, MO2O3, V2O5, जितने भी डी ब्लॉक के ऑक्साइड्स हैं, हाँ, सपोर्ट में आपको एल्यूमिना रखना है, Al2O3। चलिए, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन से एल्केन से आपने बेंजीन बनाना अभी अभी देख लिया है, ये प्रोसेस आपका फिनिश हो गया। अब आप देखो, एल्काइन से बेंजीन बनाना हमने कल ही देखा है। याद करो कौन सा स्टेप था एल्काइन से बेंजीन बनाने का? क्या साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कर रहे थे? क्या एल्काइन से बेंजीन बन रहा था या बेंजीन का डेरिवेटिव बन रहा था? तो क्या हम लोग साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से ताजा ताजा पढ़े, क्या होता था रिएजेंट? रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब। तो देखो सेकंड वाला होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन किसका होगा? एल्काइन का। एल्काइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से आपके पास बेंजीन बन जाता है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन या उसका डेरिवेटिव। कल ही पढ़ा है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब। बढ़िया हो गया, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो एल्काइन से एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट फ्रॉम हेलोअरीन। पुराने दिनों को याद करते हैं। हेलोअरीन, क्या हमने एक रिएक्शन पढ़ा था ऊर्ज फिटिक रिएक्शन? क्या ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में एक हम लोग ले रहे थे ARX, फिर ले रहे थे RX, और दोनों को सोडियम ईथर की प्रेजेंस में क्या ArR बन जा रहा था? सेम चीज बेंजीन या उसकी डेरिवेटिव हेलोअरीन से अगर आपको बनाना है। थर्ड, अगर आपको हेलोअरीन से, हेलोअरीन का मतलब हो गया बेटा यहां पे बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो? Cl या Br या I, कुछ भी लगा हो।
जनरली Br और Cl लिया जाता है। तो हेलोअरीन से हमें क्या करना है, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन करा देना है। अगर आप फिटिक रिएक्शन करा दोगे तो क्या बेटा, डाई बेंजीन बन जाएगा। 2 बार AR जुड़ जाता था। अगर आप ऊर्ज फिटिक रिएक्शन कराओ तो फिर आपके सामने एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। ठीक है। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में हम लोग लेते थे, ये तो एराइल हैलाइड हो गया, दिस और दिस। साथ में हम लोग लेते थे कोई भी एल्काइल हैलाइड CH3Cl, और साथ में हमें लेना पड़ेगा सोडियम ड्राई ईथर। कोई भी आपके पास इनमें से ले लो, यहां पे कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, यहां से एराइल रेडिकल बनता है, यहां से अल्काइल रेडिकल बनता है, दोनों रेडिकल कंबाइन होकर आपके सामने बेंजीन या उसका डेरिवेटिव बना देगा। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन था। एराइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड दोनों का रेडिकल बनाइए, कंबाइन कर दीजिए, देखो बेंजीन या उसका डेरिवेटिव बन रहा है। तो ये भी आपको हो रखा है। ये एनसीईआरटी का फेमस रिएक्शन है, और 2 जगह दिया एनसीईआरटी में, एक तो थ्योरी में दिया ही है, एग्जाम्पलर में पूछ भी लिया है, तो इसलिए, और एग्जाम में भी पूछा हुआ है, एक आध बार आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जिंक दिख जाए तो जिंक क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्ड बना लेता है। जैसे जिंक अगर Cl के साथ दिखेगा तो क्या ZnCl2 बना लेगा, जिंक अगर ऑक्सीजन के साथ दिख रहा था तो ZnO बना रहा था। सेम मैं चौथा रिएक्शन आपको यहां बता रहा हूं, फोर्थ रिएक्शन बेटा आपको बनाना है फिनॉल से बेंजीन। ऐसा क्या हो कि फिनॉल से बेंजीन बन जाए। देखो फिनॉल में क्या एक्स्ट्रा है, OH। भाई फिनॉल से अगर मैं किसी भी तरह ऑक्सीजन हटा दूं तो क्या बेंजीन बन जाएगा। और मैंने बोला है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हटाना है तो क्या इस्तेमाल कर लो, जिंक। तो सिंपल जिंक डाल दो, क्या बेटा साइड में ZnO पड़ा होगा, साइड में ZnO पड़ा होगा। जिंक का काम ही है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे ऑक्सीजन क्लोरीन से बॉन्ड बना लेना, ZnO बन गया। अच्छा इस पूरे प्रोसेस में क्या ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन। फिनॉल से बेंजीन वाले प्रोसेस को बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस। एक लाइन का बेचारा रिएक्शन है ये, फिनॉल से बेंजीन बनाने का प्रोसेस, डीऑक्सीजनेशन। अच्छी बात है। अच्छा एल्डिहाइड कीटोन से अगर एल्केन बनाना था तो क्या पढ़े थे, उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन। यहां भी बेटा अगर बेंजीन का एल्डिहाइड है या बेंजीन का कीटोन है तो क्या करोगे, उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन करा दो, क्या ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन बन जाएगा। चलिए ये लिख लीजिए पहले। सत्तर 70% आपकी ऑर्गेनिक खत्म हो गई, आपको आइडिया भी नहीं लग रहा है, राइट। 70% ऑफ द ऑर्गेनिक इज कंप्लीटेड। अब नेम रिएक्शन बचा हुआ है, क्या करें। अच्छा जादू पहले दिखा दें, लास्ट में, क्लास के लास्ट में आता है भाई, आता है। ए तुम मछली बाजार मत बनाओ, पहले लिख लो। क्या ये 5वां रिएक्शन करें, ये हो गया, यहां तक हो गया, जल्दी फटाफट। पांचवा रिएक्शन अभी करते हैं आपके सामने। एल्डिहाइड कीटोन को हटाना है और बेंजीन बनाना है। लिखे, मान लो 5वां रिएक्शन क्या हो गया भाई, मान लो आपके सामने कोई भी बेंजीन पे मान लो एल्डिहाइड दिया हुआ है C डबल बॉन्ड OH, या फिर बेंजीन के ऊपर क्या दिया हुआ है, कीटोन।
बेंजीन पे आपके पास एल्डिहाइड दिया हो या बेंजीन पे आपको कीटोन दिया है, ऐसा क्या करें, शांत होकर बोर्ड पे देख लो, ऐसा क्या करें कि बेटा ये एल्डिहाइड कीटोन हट जाए और आपके सामने बेंजीन या उसका डेरिवेटिव बन जाए। तो देखो ऑक्सीजन ही तो हटाना है, और ऑक्सीजन हटाने के लिए क्या बेटा यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, उल्फ किस्नर या क्लीमेंसन। तो यहां पे या तो आप यूज कर सकते हो ZnHgHCl, या फिर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, हाइड्राजीन, या तो आप जिंक अमलगम को एसिडिक मीडियम में यूज कर लो, या तो जिंक अमलगम को एसिडिक मीडियम में यूज कर लो, तो आपके पास ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। यहां पे आप हाइड्राजीन को बेसिक मीडियम में कर लो, इसको बोलते थे हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या यही बोलते थे, क्लीमेंसन रिडक्शन। ऑक्सीजन हटके हाइड्रोजन लग जाता है, और इस वाले को हम लोग बोलते थे उल्फ किस्नर रिडक्शन। ऊपर वाला एसिडिक मीडियम का रिडक्शन था, नीचे वाला बेसिक मीडियम का रिडक्शन था। ठीक है, सेम चीज हम यहां करेंगे, नीचे वाले में भी सेम चीज, या तो उल्फ किस्नर या तो आपके सामने क्लीमेंसन, दोनों में से कोई भी क्या करेगा, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन डाल दिया और अगला वाला एज इट इज रख दिया। तो क्या बेंजीन और उसका डेरिवेटिव बन रहा है, एकदम क्लियर है। एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन से सीधा एरोमेटिक कंपाउंड आप बना सकते हो ऑक्सीजन हटा के, उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन। ZnHgHCl हो या फिर आपके पास NH2NH2OH- हो, दोनों ही ये काम करेंगे। अच्छा मान लो ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन नहीं है, अब क्या मैं लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमें क्या बताना है, बेंजीन। एक हमने रिएक्शन पढ़ा था जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड गायब हो जा रहा था, कौन सा रिएक्शन है, सोडा लाइम। हमने पढ़ा हुआ एक रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा सकते हैं, क्या ये CO2 बना लेता था और CO2 फर्दर Na2CO3 बन के रिलीज हो रहा था। इस प्रोसेस को हम लोग बोले थे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, स्टेप डाउन रिएक्शन, कार्बनाइन इंटरमीडिएट बनता है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। कितने रेशियो में लिया जाता है, 3:1। NaOH CaO को 3:1 रेशियो में बेटा लिया जाता है, और आपके सामने जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है वो रिलीज हो जाता है, स्टेप डाउन रिएक्शन हो जाता है। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बेंजीन आप बना सकते हो। तो एल्डिहाइड से बना लिया, कीटोन से बना लिया, फिनॉल से बना लिया, सबसे बना लिया। अब मान लो सल्फोनिक एसिड हो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो उससे कैसे बनाओगे, फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट करेंगे। क्या हमने कोई ऐसा मेथड भी पढ़ा हुआ है जिसमें सल्फोनिक एसिड को गायब कर दिया जाए, क्या कोई हमने ऐसा भी रिएक्शन पढ़ा हुआ है जिसमें सल्फोनिक एसिड गायब हो जाए। बेटा सल्फोनिक एसिड के लिए कुछ नहीं करना होता है, इसको H2SO4 बना दो, SO3H जो है ना, इसको H2SO4 बना के बाहर निकाल दो। तो क्या करते हैं, सिंपली वाटर और हीट लिखते हैं, या फिर आपको वाटर वार्म लिखा होगा, या फिर आपको कई किताबों में एनसीईआरटी में वाटर बॉयल लिखा हुआ है। पानी दोगे तो क्या ये H+ निकाल के H2SO4 बना लेगा, और H2SO4 बना लेगा और रिएक्शन में बेटा एसिड की तरह रिलीज हो जाएगा, रिएक्शन में एसिडिक मीडियम को बढ़ा देगा, तो बेंजीन बन जाएगा। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड गायब होता है, पानी डाल देने से सल्फोनिक एसिड गायब हो जाता है, H2SO4 बना लेता है। एक रिएक्शन छूट गया क्या, उधर तो 9 रिएक्शन था, कौन सा छूटा, ग्रिग्नार्ड। हाँ ग्रिग्नार्ड, अभी करते, ग्रिग्नार्ड ही कर लेते पहले। ग्रिग्नार्ड का हर रिएक्शन तो R-, ग्रिग्नार्ड का हर रिएक्शन R- या बेंजीन माइनस,
लिख लीजिए ग्रिगनार्ड का रिएक्शन। ग्रिगनार्ड से आप कैसे बनाओगे? तो देखो, अगर बेंजीन बनाना है तो मुझे बेंजीन वाला ग्रिगनार्ड लेना पड़ेगा, ये MgCl लेना पड़ेगा। अगर मुझे एल्केन बनाना होता तो RMgX लेते, बेंजीन बनाना है तो बेंजीन वाला MgCl लिए। सामने कहीं से भी H दे दो, वाटर ले लो, ROH ले लो, कोई से भी H3PO4 ले लो, H2SO4 ले लो, है ना, कोई एल्काइन ले लो, यहां से भी H मिल जाता है, कहीं से भी एसिडिक H मिल जाए। भाई यहां पे क्या है, बेंजीन पे माइनस, क्या यहां से H प्लस बन जाएगा, यहां से भी H प्लस बनेगा, यहां से भी H प्लस, हर जगह से H प्लस मिल रहा है। और H प्लस लेके क्या बेटा, ये जो बेंजीन पे माइनस है वो बेंजीन बन जाएगा, और साथ में साइड प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा। तो कोई भी ग्रिगनार्ड को H प्लस ही तो देना है, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ाया हुआ है। अगर मान लीजिए इसी ग्रिगनार्ड में या तो ग्रिगनार्ड क्या लेगा, H प्लस या तो R प्लस, तो देखो मान लो यहां पे MgCl लिया गया है, अगर मैं यहां पे CH3Cl डालता हूं, अब क्या होगा, क्या ये बेंजीन पे माइनस आएगा और क्या जुड़ जाएगा, प्लस, बेंजीन पे माइनस और क्या जुड़ जाएगा, प्लस, तो क्या टॉल्यूइन बन गया। तो या तो आप H प्लस दे दीजिए या तो R प्लस दे दीजिए। H प्लस देंगे तो बेंजीन बनेगा, R प्लस देंगे तो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बन गया। ठीक है, ग्रिगनार्ड इज वेरी सिंपल। ग्रिगनार्ड या तो H प्लस लेता है या R प्लस लेता है। H प्लस लेगा बेंजीन, R प्लस लेगा डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। मंडे को मैं अवेलेबल नहीं हूं। तो तुम घर वालों से ज्यादा तुम्हें ख्याल रहता है कहां जा रहे हैं। मेरे दोस्त की शादी हो रही है, तो अब क्या होता है, जब वो हम लोग संतावना देने जाते हैं, अपने दोस्त का, अपने ग्रुप का आदमी रहा है, तो संतावना देने तो जाना पड़ेगा कि भाई अब से तुम थोड़ा ज्यादा सहनशाली बनना, ज्यादा थोड़ा पेशेंस रखना अपने अंदर, है ना। हाँ, मुझे मोतिहारी ही जाना है बेसिकली। भाई डर ये लगता है कि वहां, यहां आजकल बिहार में पकड़ौआ विवाह भी सुना हुआ है ना। एक पंडित जी थे, वो कहानी सुना रहे थे कि वो पंडित जी गए थे पूजा कराने, तो उनसे बोल के ले गए थे लोग कि एक आदमी का पूजा है, चल लीजिए। एक आदमी के हिसाब से उन्होंने अपना पैसा वैसा डिमांड कर लिया। वहां जाए कहते हैं अब तो एक का कराना था, लेकिन अब 4 और मिल गए हैं। बारात में उनको 4 और पसंद आ गए, तो उनको उन्होंने 5 की शादी कराई टोटल। एक तो उनकी 4 मिल गया, 4 उन्होंने घर से ढूंढ लिए, फिर 5 की बारात आई है वापस। तो ये आप लोग थोड़ा बच के रहिए। हम लोगों का तो उम्र हो गया, हम लोगों का तो भाई उम्र हो गया, अब तो क्या ही होगा। नहीं भाई, पढ़ लो। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। कभी सुना है? जल्दी लिखो फटाफट। हो गया? हाँ, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ध्यान से देखना। यहां पे आपके पास ये बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर मैंने NH2 लगा दिया है। तो सबसे पहले मुझे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के लिए एनिलीन लेना पड़ेगा। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के लिए मुझे पहले एनिलीन लेना पड़ेगा, और एनिलीन में मैंने यहां पे डाल दिया है NaNO2 प्लस HCl, या फिर इसको मिला के लिखा जाता है बेटा HNO2।
या तो ऊपर वाला लिखाओ या नीचे वाला लिखाओ, ये आगे का रिएक्शन है, आगे इसको मैकेनिज्म के साथ कराऊंगा, बट अभी के लिए आपको याद करना पड़ेगा। NaNO2HCl अगर एनिलीन में डालते हो, या HNO2 अगर आप एनिलीन में डालते हो, तो ये जो एनिलीन है ये बन जाता है आपके साथ N2 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो NH2 है वो N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है मैकेनिज्म पढ़ना है बेटा, एकदम मुंह बंद कर लो। यहां पे देखो, इस जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोला जाता है बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट। केमिस्ट्री में जो नाइट्रोजन है उसको एजो बोला जाता है। यहां पे दो नाइट्रोजन है, डाइएजो बोला गया, और प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन से बोला है इसलिए सॉल्ट बोला गया। तो इट इज बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। जब भी आपको बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट दिखे, N2 जो है वो बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप है। अब ये लीविंग ग्रुप क्या होता है ये अगले चैप्टर का पार्ट है, SN1 SN2 E1 E2 में। लिविंग ग्रुप जो रिएक्शन को छोड़ के तुरंत निकल जाए, तो लिविंग ग्रुप रिएक्शन को छोड़ के तुरंत निकलना चाहेगा, और रिएक्शन को जब छोड़ के निकल जाएगा तो बेटा यहां पे बेंजीन बन जाएगा। लेकिन कैसे, ध्यान से देखना, ध्यान से बोर्ड पे। N2 प्लस निकलना चाह रहा है। अब N2 प्लस निकलेगा तो क्या सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लेके भी निकलेगा? क्योंकि N2 प्लस तो अनस्टेबल है, N2 प्लस तो अनस्टेबल है। तो स्टेबल कैसे होगा? जब ये प्लस हट जाए। और प्लस कैसे हटेगा? जब सामने वाले के इलेक्ट्रॉन ले ले। तो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लेके भागता है। N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप जब ये सामने वाले का इलेक्ट्रॉन भी लेके जाए। सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा, जब सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो क्या यहां पे H की कमी हो गई? भाई यहां पे प्लस चार्ज आ गया ना। अब यहां पे या तो आपके सामने बेटा क्या दिया हो, SnCl2 प्लस HCl दिया हो, या आपके सामने लिखा हो H3PO2, या आपके सामने लिखा हो बेटा CH3OH। कुछ भी आपके सामने लिखा हो जहां से H प्लस मिल सकता हो, हाइड्रोजन मिल सकता है, वो बेंजीन बना लेगा। ये याद करना है लास्ट वाला। एनिलीन में पहले बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बनाना है। बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट में कोई भी हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग अगर आप ले लो, तो देखो क्या यहां पे मेटल और एसिड है, तो मेटल एसिड हाइड्रोजन देगा, ये हाइड्रोजन देगा, ये भी हाइड्रोजन देगा। तो कोई भी हाइड्रोजन वाले रिएजेंट आ जाए तो आपके सामने H आ जाएगा, और H आ जाएगा तो N2 हट के H लगा देगा। सिंपल है। तो ये 9 रिएक्शन है बेंजीन के, बड़ी सिंपल सिंपल से। ठीक है, अब आगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का भी अपन चार्ट बनाएंगे। चलो, हाँ चार्ट बनवाना था, चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बना लीजिए, आइए। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, आइए लिखिए। सबसे पहला आपको पढ़ना है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है नाइट्रोसिलेशन। फिर आपको पढ़ना है सल्फोनेशन। जैसे आपने हेलोजिनेशन पढ़ा हुआ है एल्केन के लिए, वैसे ही बेंजीन के लिए ये सब केमिकल रिएक्शंस है। फिर चौथा लिखो
हैलोजिनेशन। फिर लिखो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिर आ जाएगा फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिर ये ऑलरेडी पढ़े हुए रिएक्शंस हैं, एडिशन ऑफ H2। फिर आ जाएगा एडिशन ऑफ X2। फिर आ जाएगा एडिशन ऑफ ओजोन, जिसको हम लोग बोलेंगे ओजोनोलाइसिस। फिर 10वां, फिर आपको पढ़ना है कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। फिर आपको पढ़ना है साइड चेन ऑक्सीडेशन। 15 बोला था, कम ही है, 11 ही है ना। 15 में केमिकल रिएक्शन के लिए बोल रहा था, कम कर दिया आप लोगों के लिए। चलो खुश रहो। पंद्रह रिएक्शंस हैं, 2-2 मिनट लगेगा, 30 मिनट में हो जाएगा, है ना। सॉरी 11 को रिएक्शन है तो 22 मिनट में हो जाएगा। चलो बताओ, ठीक है, 8 मिनट और सही। देखो जैसे जैसे ठंडा बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पढ़ने का मन नहीं करेगा, और वैसे वैसे सिलेक्शन से दूर चले जाओगे, है ना। तो आज मैं नीचे वाले बैच में बता भी रहा था कि कैसे आपको कॉलेज एंजॉय करना है, लेकिन ये सब प्रोसेस तभी अप्लाई होगा ना जब पहले वहां पहुंचो। पता लगे हमने पैकेज बना लिया, प्लान बना लिया कि मस्ती करने वाले हैं, पहुंच ही नहीं पा रहे वहां पे, बस, है ना। पहले पहुंचो वहां पे, उसके बाद वो सारी चीजें करेंगे। आ जाओ नाइट्रेशन। अच्छी बात है कि जो लोग दिल्ली में रहेंगे वो लोगों से तो मैं मिलूंगा, जो लोग दिल्ली में नहीं रहेंगे तो तुम कहीं तो कहीं रहोगे ही, रह लेना। चलो भाई, नाइट्रेशन। दिल्ली वाले थोड़े सभ्य हो जाते हैं कॉलेज में जाके, ठीक है। दिल्ली के कॉलेजेस लिटरली बहुत अच्छे, दे हैव देयर ओन एनवायरनमेंट, लिटरली बहुत बेस्ट कॉलेजेस है ना। मेरे पसंदीदा कॉलेजेस जो आप पूछोगे तो या तो 2 ही जगह पूरे, या तो महाराष्ट्र में या तो आपके पास दिल्ली में। डीयू नहीं रे, तुम्हें क्या कॉमर्स में पढ़ना है क्या? चलो डीयू तुम्हारा देखो ख्याल भी कहां जा रहा है, डीयू तक। बेटा तुम अगले उसके आगे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलो, नाइट्रेशन के लिए हमें एक मिक्सचर यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जिसका नाम होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है वो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। और ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है क्या? कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। 2 एसिड के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। 2 एसिड का कोई मिक्सचर दे दिया, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4, इनको मिला के ये क्या जनरेट करता है? NO2 प्लस। और NO2 प्लस जनरेट करता है, बेटा मुंह बंद कर लो, NO2 प्लस जनरेट करता है। तो जैसे मान लो आपके पास बेंजीन लिखा हो और बेंजीन के आगे आपके सामने नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिखा हो, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, तो ये दोनों मिलके, सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है बेटा, ठीक है, ये दोनों मिलके NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हैं, ठीक है। बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बेंजीन की किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होगी तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। बेंजीन एडिशन थोड़ी देगा भाई,
बेंजीन तो हाईली स्टेबल है, एरोमेटिक है, तो ये अपना पाई बॉन्ड थोड़ी तोड़ेगा। एल्कीन और एल्काइन अपना पाई बॉन्ड तोड़ दे रहे थे और इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जा रहा था, बोल रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन ये अपना पाई बॉन्ड थोड़ी तोड़ेगा। ये तो स्टेबल है, ये तो एरोमेटिक है, स्टेबल है, नहीं तोड़ेगा। तो ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है विथ इलेक्ट्रोफाइल। तो कोई भी हाइड्रोजन हटा के, भाई 6 हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन हटा के इलेक्ट्रोफाइल लगा दीजिए, सिंपल है। बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल। पढ़ने के लिए बेटा इसका मैकेनिज्म भी है, अकेले मिल लेना, पढ़ा दूंगा, लेकिन सिलेबस में नहीं है। बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफाइल से, कोई भी हाइड्रोजन हटा के NO2 लग जाएगा। अब दूसरा आया कि सर नाइट्रेशन तो हो गया, मान लो बेटे बेंजीन के बजाय अब मैं टॉल्वीन में नाइट्रेशन करा रहा हूं तो क्या होगा, टॉल्वीन में नाइट्रेशन करा दूं, या बेंजीन के बजाय अब मैं फिनॉल में नाइट्रेशन करा दूं तो क्या होगा, बेंजीन के बजाय नाइट्रोबेंजीन में ही नाइट्रेशन करा दूं, अब क्या होगा, बेंजीन के बजाय मान लीजिए बेटा क्लोरोबेंजीन में ही नाइट्रेशन करा दूं तो क्या होगा। चलिए बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे सब लोग देखो, मान लो ये वाला नाइट्रेटिंग मिक्सचर यहां पे लगा दिया, इस वाले केस में यहां पे हमने डाल दिया कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। क्या जनरेट करेगा पहले ये समझ लो, NO2 प्लस जनरेट कर दिया। अच्छा, अब देखो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर लग गया तो क्या मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पे लगेगा या मेटा पे लगेगा, ऑर्थो पैरा पे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके सामने लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, खत्म कहानी। क्या OH प्लस M दिखाएगा, क्या ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो क्या ये भी बेटे आपके सामने ऑर्थो पैरा पर ही इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देगा। तो OH के ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा, OH के पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा, और आपके स्क्रीन पे ये बन गया। तो OH के ऑर्थो पे NO2 बन गया, OH के पैरा पे NO2 बन गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन मान लो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, देखो क्या -M ग्रुप लगा है। अगर -M ग्रुप लगा है तो अब एक ही जगह पे लग सकता है, वो है मेटा। तो पहले से नाइट्रो तो है ही, मेटा पे नाइट्रो और जुड़ जाएगा। क्या क्लोरीन -I दिखाता है, हैलोजन का डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या होता है, -I। इसमें जब आप NO2 जोड़ोगे तो क्या -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग, सिंपल। कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 NO2 प्लस देता है, नाइट्रेशन हो जाता है। लिखिए नाइट्रोसिलेशन। नाइट्रोसिलेशन आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा अब 1 तारीख से, 1 या 2 जो भी हो, जो भी मंडे आपका पड़े, तो 1 या 2 को फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो फिजिकल आप पढ़िए अच्छे से, है ना। फिर जब आप फिजिकल के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे लगने लगेंगे, पढ़ के देखिएगा। तो आपको ऑर्गेनिक कायदे से देखो तो ना इसमें रट्टाफिकेशन है, ना बहुत रट्टाफिकेशन नहीं है ना ऑर्गेनिक जैसा, अब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो ऑर्गेनिक अच्छा ही लगता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि ऑर्गेनिक इज द बेस्ट, ठीक है। और नाइट्रोसिलेशन पढ़ ले तो ज्यादा फायदा करेगा। बातें बना लेते हो तुम लोग, हो गया।
जो इस साल बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिला है, अलॉट हुआ है, उन लोगों का व्हाइट कोट सेरेमनी होता है, अगर आप जानते हो तो। उन लोगों का व्हाइट कोट सेरेमनी चल रहा है। पहली बार वो फोटो वोटो डाले हैं सब व्हाइट एप्रोन अप्रोन पहन के, है ना। अच्छी बात है। तुम भी इस साल तक ठंडे में आके एक कोट वोट तो मिल ही जाएगा तुम्हें व्हाइट कलर का। उससे ठंडा नहीं जाता वैसे, कॉटन का होता है वो। ठीक है, क्या बनाया होगा, लेकिन हाफ बना दिया उसको यहां तक व्हाइट कलर का। ना वो कोट है, ना वो ब्लेजर है, ना वो गर्मी कर रहा है, ना वो ठंडा कर रहा है। अजीब है ना उसमें, मतलब पता नहीं क्या है, क्यों बनाया उसको वैसे। और व्हाइट कलर ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब कोई कलरफुल होता थोड़ा सा, सब ब्लैक ब्लैक होता थोड़ा स्मार्ट लगता है इंसान, है ना। चलो, फिर अगर तुम्हारी सीनियर से अच्छी बन गई तो तुम्हें कोई वो भी देगा, स्टेथोस्कोप गिफ्ट होता है वहां पे, वरना खरीदना पड़ेगा। अगर कोई गिफ्ट ले लिया तो ठीक है, वरना खरीदना पड़ेगा। बोलो बोलो, बोलो बोलो, हाँ। ये वाले क्वेश्चन को बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, इसको अगले स्लाइड पे करते हैं। पहले ये वाला कर लो भाई, ये वैसे ही इधर उसमें हो गया था तो पता ही नहीं चला। चलो दोबारा लिख लेना, इसमें क्या है पता नहीं। करें नेक्स्ट। चलो, यहां पे आपके पास मान लो सीएल लगा हो, बेंजीन में मान लो सीएल लगा हो, और मैंने लगा दिया नाइट्रेटिंग मिक्सचर कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डाल दिया, शांत। नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपके पास जनरेट करेगा NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल को यह जनरेट करेगा। अब एक नोट मैंने लिखवाया भी था, दोबारा नोट लिखो कि जब भी आपको हैलोजन के केस में रिएक्टिविटी देखनी हो, जब भी हैलोजन की रिएक्टिविटी वगैरह देखनी हो, तो आप क्या देखते हो, उसकी माइनस आई इफेक्ट। ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ हैलोजन, इन केस ऑफ हैलोजन reactivity is given by माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि हैलोजन में क्या डोमिनेट करता है, माइनस आई। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है, बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपके पास बेटे प्रोडक्ट लिखना हो, बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट प्लस एम ऑफ हैलोजन इज कंसिडर्ड। क्या ये प्लस एम भी दिखा रहा है, माइनस आई भी दिखा रहा है? तो जब तक रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए, स्टेबिलिटी पूछा जाए, इन सब में माइनस आई लगेगा। बट यहां पे लिख लीजिए रिएक्टिविटी और फिर लिख दीजिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी माइनस आई से देखा जाएगा, बट जो प्रोडक्ट लिखने की बारी आएगी तो प्लस एम से लिखना पड़ेगा। तो क्या यहां पे हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो इसका प्लस एम होगा, और प्लस एम होगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह एक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह एक्ट करेगा तो आपके सामने Cl पे यहां पे लग जाएगा NO2 और यहां पे लग जाएगा NO2, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो जो आप पढ़ते हो कि Cl का माइनस आई डोमिनेटिंग होगा और माइनस आई की वजह से आपने मेटा लगा दिया, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ब्रैकेट में यहां पे लगा लीजिए, अगर आपने मेटा बनाया है तो दैट इज रॉन्ग। Cl है, यहां पे अगर NO2 बना दिया तो दिस इज अ रॉन्ग। ये याद रहे कि भाई जब भी प्रोडक्ट लिखना है हैलोजन के केस में, प्लस एम देखते हैं। सेकेंड इज नाइट्रोसिलेशन। सेकेंड प्रोडक्ट इज नाइट्रो, जैसे नाइट्रेशन है वैसे ही बेटा नाइट्रोसिलेशन है। ठीक है, नाइट्रोसिलेशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रोसिलेशन के लिए हम लोग लेते हैं NaNO2 प्लस HCl। नाइट्रोसिलेशन के लिए NaNO2 प्लस HCl लेते हैं, जो हम डाइएजोनियम के लिए ले रहे थे। जो हम डाइएजोनियम के लिए ले रहे थे वो सेम चीज यहां लेंगे,
ये दोनों मिलके NO प्लस जेनरेट करता है। ये दोनों मिलके सीधा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO प्लस। और NO प्लस को याद करो, लिगेंड में पढ़ा जाता है, नाइट्रोसिलियम आयन होता है। और अगर हम न्यूट्रल लिगेंड की बात करें तो नाइट्रोसिल लिगेंड होता है। ठीक है ना, NO प्लस जनरेट होगा। अब मान लो मैंने बेंजीन के सामने NaNO2 HCl लगा दिया। मेजॉरिटी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसको डाइओजोनियम बनाने लगते हैं। बेटा डाइओजोनियम तब बनेगा जब एनिलीन हो, NH2 ऊपर लगा हो। जब नहीं है तो सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, NO प्लस जाके सब्सटीट्यूट हो जाएगा, किसी भी हाइड्रोजन को हटा के NO प्लस लगा लो। मान लो बेंजीन में अगर आपने मिथाइल जोड़ लिया है, उसमें नाइट्रोसिलेशन करा रहे हो। मान लो आपने बेंजीन में OH जोड़ लिया है, उसमें नाइट्रोसिलेशन करा रहे हो। या आपने बेंजीन में Cl जोड़ लिया है, Cl अब इस बार Br कर लो, उसमें नाइट्रोसिलेशन कर लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो आपके सामने NO2 पहले से है, या CHO लगा लो, इस बार CHO, इसमें आपने NaNO2 HCl दिया हुआ है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, प्लस H वाले ग्रुप आ जाए, ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा। तो यहां पे मिथाइल तो रहेगा ही, ऑर्थो पे NO लग जाएगा, प्लस पैरा पे भी NO लग जाएगा। यहां पे देखोगे ये भी प्लस M वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ऑर्थो पैरा पे आपके पास लग जाएगा, दिस इज OH एंड दिस इज NO, पैरा पे लग गया। Br के केस में भले ये -I दिखाता है, बट प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या हम लोग ऑर्थो पैरा पे देंगे? नहीं देंगे। प्रोडक्ट के लिए हम लोग ऑर्थो और पैरा पे देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट, एल्डिहाइड के लिए आपको क्या करना है, जब आप एल्डिहाइड लोगे CHO, क्या ऑर्थो पे NO लगेगा, क्या पैरा पे NO लगेगा? तो ऑर्थो पे NO सॉरी एल्डिहाइड के केस में तो मेटा पे लग जाएगा। इन केस ऑफ एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है और मेटा पे लग जाएगा। नाइट्रोसिलेशन, नाइट्रोसिलेशन के बाद जो तीसरा आता है वो आता है सल्फोनेशन। अगला जो लेक्चर होगा उसमें SN1 और SN1 पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। कोशिश यही कर रहा हूं कि संडे को आपकी क्लास लग जाए। अगर सिस्टम ने मैं अलाउ किया तो ले लेंगे, नहीं अलाउ किया फिर वही। फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी पहले उसको स्टार्ट करेंगे, फिर बीच में किसी दिन संडे को बुला के पढ़ लेंगे। सिस्टम मतलब सिस्टम, वेदांतु वाला सिस्टम नहीं, कोई अंदर बाहर नहीं है भाई, सब सिस्टम है। लिखो सल्फोनेशन, थर्ड प्रोडक्ट। सल्फोनेशन में आपको क्या करना है बेटे, सब्स्टिट्यूशन बाय SO3H। सब्स्टिट्यूशन करना है, किस ग्रुप से करना है? SO3H ग्रुप से करना है। अच्छा, SO3H ऐड हमने एक बार और किया हुआ है पहले, कौन सा ग्रुप लिया था? ओलियम लिया था क्या? क्या हमने ओलियम से रिएक्शन कराया था? और आपके सामने सल्फोनेशन का जो रिएजेंट है वो है ओलियम। ये आपके सामने H2S2O7, या फिर इसी को लिखा जाता है H2SO4 प्लस SO3, जोड़ोगे तो वही बनेगा। इसी का नाम होता है बेटा फ्यूमिंग H2SO4।
फ्यूमिंग H2SO4 में एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग SO3 के फ्यूम्स, मतलब गैस, SO3 गैस उसमें एसिड में डाल देते हैं, उसी को फ्यूमिंग H2SO4 कहते हैं। अब सिंपल है आपके सामने, ये बेटा SO3H जोड़ देता है बेंजीन में। आपने ओलियम डाला H2S2O7, आपके पास बन गया ये, दिस इज SO3H। ठीक है, मान लो आपने प्लस H लगाया, क्या ये फ्यूमिंग H2SO4 बनेगा? और फ्यूमिंग H2SO4 में क्या लग जाएगा आपके सामने? H2SO4, H2SO4 आएगा यहां पे, SO3H। बेटे मान जाओ खुद से, वरना बेटा फिर हम जब सीटी निकालेंगे ना, फिर दर्द बहुत होगा तुम्हें। चलो लिख लो। बेटा डॉक्टर बनने आए हो, टेम्पू वाला थोड़ी बनने का सीख रहे हो। सीटी मारे टेम्पू रुक गया, है ना? साइड थोड़ी लेना है तुम्हें लोगों से। क्या लोग है भाई। चलो मान लो आपके पास हमने NO2 लगा दिया, मान लो यहां पे पहले से। अब NO2 लगा दिया है तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, उसमें फ्यूमिंग H2SO4 डालोगे तो मेटा पे लग जाएगा। NO2 लगेगा और फिर आपके पास मेटा पे लग जाएगा SO3H, सल्फोनेशन। नेक्स्ट क्या था? हैलोजिनेशन। चलो हाँ हाँ लिख लो भाई, इधर लिखो हैलोजिनेशन, फटाफट लिखो। हाँ, हैलोजिनेशन में क्या होगा, कोई भी आपके पास रिएक्शन लिख लो, हैलोजिनेशन। आपके पास बेंजीन हो और बेंजीन में जो मिक्सचर दिया हुआ है वो है X2, मतलब Cl2 Br2 कुछ भी हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनना, अगर Cl2 ले रहे हैं तो AlCl3 लेना पड़ेगा, Br2 ले रहे हैं AlBr3 लेना पड़ेगा, या फिर FeX3। अगर आप Cl2 ले रहे हो तो FeCl3 ले रहे हो, अगर आप Br2 ले रहे हो FeBr3 ले रहे हो। ये दोनों के दोनों क्या है बेटे? लुईस एसिड है। AlX3 या FeX3 ये दोनों के दोनों लुईस एसिड है। अगर हम Br2 को लुईस एसिड के प्रेजेंस में बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं तो बेटे यहां पे Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। देखो ध्यान से कैसे, Br2 में आपको पता है कि Br प्लस और Br माइनस दोनों साइड होता है। क्या एसिड है तो एसिड क्या करेगा? लोन पेयर वाले साइड को एक्सेप्ट कर लेगा। भाई एसिड क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टर। तो लोन पेयर वाले साइड से बॉन्ड बना लेगा, तो क्या Br माइनस से बॉन्ड बना लेगा, तो बचा क्या? Br प्लस। तो Br प्लस जाके जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। फिर से एसिड जो है वो लोन पेयर वाले साइड से बॉन्ड बनाता है, यानी कि लुईस एसिड X माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो बचा क्या? X प्लस इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ गया। मान लो आपके सामने यहां पे CH3 लिखा हुआ है, अब इसके सामने आपने लिखा है Cl2 FeCl3। सिंपल है, FeCl4 माइनस बन जाएगा, Cl माइनस जो है वो लुईस एसिड ले लेगा और Cl प्लस यहां पे जाके जुड़ जाएगा ऑर्थो पे और पैरा पे।
लुईस एसिड जो है वो माइनस वाला पार्ट ले लेता है, एसिड है एक्सेप्ट कर लेगा माइनस वाला पार्ट, रेस्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा देखो यहां पे आपके पास ये OH है, OH फिनॉल है, अगर मान लो यहां पे मैंने Br2 दिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3, क्या ये भी लुईस एसिड है? ये AlBr4 माइनस बना लेगा, इलेक्ट्रोफाइल बचा रह गया आपके सामने Br प्लस, तो एक बार Br प्लस ऑर्थो पे आएगा, दूसरी बार का जो Br प्लस है वो पैरा पे आ जाएगा और AlBr4 बन जाएगा, AlBr4 माइनस, हैलोजिनेशन। अगर कोई आपके सामने मान लो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, अगर मान लो आपके सामने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा पे लग जाएगा। नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रोसिलेशन हो गया, हैलोजिनेशन हो गया। लिखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक रिएक्शन कोई छोड़ता है क्या? लास्ट वाले में भाई Br प्लस होगा इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2, तो कहां लगेगा? मेटा पे। NO2 इज -M, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा पे लग गया, लेफ्ट लगाओ राइट लगाओ मेटा तो वही रहेगा। एडिशन तो तब होता जब पाई बॉन्ड टूटे, कहां एडिशन हुआ? नहीं नहीं भाई, बेंजीन किस में, इस वाले केस की बात कर रहे हो क्या रहा है आपके साथ? ये जो बेंजीन है क्या सबके पास एक एक हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल से, वो एज इट इज है, एल्कीन नहीं टूट रहा, मतलब डबल बॉन्ड नहीं टूट रहा, क्योंकि हाईली स्टेबल है, वो क्यों टूटेगा? सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कोई भी हाइड्रोजन हटा के सब्स्टिट्यूट करना है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा वाला हाइड्रोजन हट जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थोपेरा वाला हाइड्रोजन हटा के सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, अगर मैकेनिज्म समझना है तो क्लास के बाद मिलना, मैकेनिज्म बता दूंगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट इन सिलेबस, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं, इसलिए नहीं करना है। सीधा ये ध्यान रखिए, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल से। नेक्स्ट, हैलोजिनेशन के बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बेटा, है ना? फ्रीडल क्राफ्ट बेटे में कैमरे चेक करके बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, लिमिट में रहा करो, लिमिट से जैसे ही बाहर जाते हो प्रॉब्लम होती है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ लो और फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ लो। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बोर्ड पे देखो। मान लो, बोर्ड पे देखो सब लोग, मान लो आपके पास मैंने यहां पे एक बेंजीन लिया गया है और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का रिएजेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैं कोई एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं, मान लो CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिया, कोई भी मैंने RX लिया एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड ले लिया है, तो एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लुईस एसिड का काम क्या है, वो माइनस वाला पार्ट से बॉन्ड बना लेगा। एसिड एक्सेप्टर होता है तो लोन पेयर वाले साइड से बॉन्ड बनाएगा। जैसे मान लो मैं एक रियल एग्जांपल लेके बताऊं, ये बेंजीन है, इसका यहां पे ले लिया CH3Cl और कोई भी लुईस एसिड ले लो, AlCl3 ले लेते हैं, चलो ऑक्टेट इनकंप्लीट है, लुईस एसिड है, तो क्या करेगा, यहां देखो क्या ये प्लस वाला साइड दिख रहा है, क्या ये माइनस वाला साइड दिख रहा है, तो लुईस एसिड हमेशा माइनस वाले साइड से बॉन्ड बनाता है, तो क्या ये AlCl4 माइनस बना लेगा? अच्छा, तो बचा क्या? इलेक्ट्रोफाइल। बचा क्या? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके बन गया?
कहीं भी जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन मैं सेम एग्जांपल में मान लो मैंने जो प्रोडक्ट लिया वो कुछ ऐसा लिया, CH3 CH CH3 CH2Cl। अब इसमें लिया कोई लुईस एसिड, मान लो इस बार FeCl3 ले लिया, कोई भी लुईस एसिड ले सकते हैं। तो लुईस एसिड क्या करेगा, Cl माइनस से बॉन्ड बनाएगा, और Cl माइनस से बॉन्ड बनाए क्या बना लेगा, FeCl4 माइनस। क्या यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा क्या, CH3 CH CH3 CH2 प्लस। और मैंने पढ़ा हुआ है कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंज भी होगा, तो कार्बोकेटाइन बनेगा और रीअरेंज भी होगा हाइड्राइड शिफ्ट के मदद से। तो फ्रीडल क्राफ्ट में कार्बोकेटाइन भी बनेगा, रीअरेंज भी होगा, और रीअरेंज होने के बाद लगा दो बेंजीन पे, कहीं भी लगा दो, तो रीअरेंज हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल आपका फाइनल तैयार हो गया है। इसको आप जाइए और बेंजीन पे, यहां पे कार्बन नहीं उगड़ेगा, इस कार्बन से 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहां पे भी मिथाइल है, यहां पे भी मिथाइल है, और यहां पे भी मिथाइल, इस कार्बन से 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है, बन गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या हो रहा है, RCl और आपके पास AlCl3 लेते हैं। कई जगह बेटा इसको एनहाइड्रस AlCl3 लिखा होता, मतलब उसमें वाटर नहीं है। अगर वाटर होता तो बेटा RX और वाटर ही रिएक्शन कर जाते। आगे चैप्टर में अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे कि ये और वाटर से ही रिएक्शन कर जाते। इसलिए जो भी हम लुईस एसिड लेते हैं वो क्या लेते हैं, एनहाइड्रस, उसमें पानी नहीं है। एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर, हाइड्रस का मतलब विथ वाटर। ठीक है, कोई भी आपके सामने बन गया, मान लो ये बेंजीन बन गया है, मान लो यहां पे टॉल्वीन है, और टॉल्वीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3 CH2 CH2Cl से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या ये नेगेटिव माइनस वाले पार्ट से बॉन्ड बना लिया AlCl4 माइनस, क्या कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन कार्बोकेटाइन जब जब बनेगा तो क्या रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होके क्या बन गया आपके सामने, बीच में आ गया है, बीच में आ गया। अब देखो क्या यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां लगेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो यहां पे देखिए टॉल्वीन तो आपके पास है ही, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लग गया ऑर्थो पे, और आपके सामने जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लग गया आपके पास पैरा पे। इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी लग गया, इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे भी लग गया, बन गया आपके पास। क्लियर है, चलो। तो दिस इज, जब भी आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपको कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, और फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगा। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद रीअरेंज करेगा, और रीअरेंज करने के बाद फिर इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर पहले से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पेरा पे सब्स्टिट्यूट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो मेटा पे सब्स्टिट्यूट होगा, सिंपल है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज यही होता है, कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज करना है, लगा देना है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, मान लो बेंजीन है, अब इस बार एल्काइल हैलाइड ना लेके एसाइल हैलाइड ले लेते हैं। भाई वहां पे हमने लिया था RCl, यहां पे RCOCl ले लेंगे, बाकी सब सेम है, बाकी सब लुईस एसिड वगैरह सब सेम है, डिफरेंस बस है वहां पे एल्काइल हैलाइड लिया एल्काइलेशन, यहां एसाइल हैलाइड ले लिया एसाइलेशन। बस ये ध्यान रखो, क्या फिर से AlCl4 माइनस बनेगा, और AlCl4 माइनस के बाद यहां पे बच क्या रहा है, एसाइल केटाइन। कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है, एसाइल ओसाइल रीअरेंज नहीं होता है, तो यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा। एल्काइलेशन में एल्काइल कार्बोकेटाइन बना है वो रीअरेंज होगा, एसाइल कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होगा। तो कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल ही तो है, बेंजीन में बेचारा कहीं भी जाके जोड़ दीजिए, तो यहां पे C डबल बॉन्ड O R जाके जोड़ देंगे आप, खत्म। जैसे बेंजीन में मान लीजिए बेंजीन में ऑलरेडी मैंने क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थोपेरा पे लगेगा। चलो, इसकी रिएक्शन आपके सामने दिया गया है CH3COOCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या AlCl4 माइनस बनेगा, अच्छा AlCl4 माइनस बनेगा, कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है, CH3CO प्लस, कार्बोकेटाइन नहीं बोल के एसाइल कार्बोकेटाइन बोलेंगे। अच्छा,
तो अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो कहां कहां लगेगा? एक बार ऑर्थो पे लग जा रहा है C डबल बॉन्ड OCH3, एक बार पैरा पे लग जा रहा है C डबल बॉन्ड OCH3। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन बनाइए, रीअरेंज कराइए और लगा दीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में सीधा कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीधा अटैक हो जाएगा। मान लो मैंने यहां पे बेंजीन में पहले से NO2 लिया हुआ है, अब मैंने यहां पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl लिया हुआ है और इसकी रिएक्शन हमने FeCl3 से करा दी है, तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। मेटा पे जाके लग जाएगा आपके सामने जो एसाइल केटाइन बना है, तो एसाइल केटाइन आपके सामने मेटा पे लग जाएगा। ये NO2 है, यहां पे लगा दो C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा CH2। क्या मेटा डायरेक्टिंग हो गया? ऑर्थो पे भी लग गया ऊपर वाले में, पैरा पे भी लग गया ऊपर वाले में, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था। नीचे वाला मेटा पे लग गया क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग था। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपके पास हो गया। हाँ भाई, हो ही गया। चलो लिखो। क्या नहीं हुआ भाई? 3 रिएक्शन है, अब 3 रिएक्शन के लिए पूरा चैप्टर थोड़ी छोड़ेंगे। आप पहले हो कर लो, उसके बाद पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना तो है ही, और आज ही, ठीक है ना? अधूरा अधूरा चैप्टर नहीं छोड़ते बेटा, इधर आइए। पाप लगता है रात में सोने से पहले, डर लगता है अगर आप अधूरा चैप्टर छोड़ के जाओगे तो। तुम जितना सीटी वीटी बजाना बजा लो, तो हमारे पास पूरा टाइम है, हम आराम से पढ़ाएंगे। मैं बैठ जाता हूं आराम से। हाँ, जब पढ़ने का मन हो तो बता देना, पढ़ा देंगे। एक बार में बातें समझ नहीं आती तुम्हें फिर? चलो भाई, 3 रिएक्शन और है, और एक पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक ना? एक हमने पहले से पढ़ा हुआ है। क्या आपने एडिशन ऑफ H2 पहले से नहीं पढ़े हैं भाई? इसमें कल ही पढ़ा था ओजोनोलिसिस। देख लो, बेंजीन का ओजोनोलिसिस हमने कराया हुआ है, टॉल्वीन का भी ओजोनोलिसिस कराया हुआ है, मेसिटाइलिन का भी ओजोनोलिसिस कराया हुआ है, ठीक है? तो ओजोनोलिसिस हमने 1 या 2 लेक्चर पहले ही पढ़ा हुआ है, तो ओजोनोलिसिस का अब चक्कर हट गया है ना? ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है? और एनसीईआरटी का रिएक्शन है, याद करना है, और ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इनको छोड़ नहीं सकते। तो आइए स्टार्ट यहां से करते हैं। मैं कह रहा हूं आप लोग पहले सर कर लो, उसके बाद पढ़ लेना। हाँ, उसके बाद पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चुपचाप पढ़ लो, आ जाओ। देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो, जल्दी देखो, जल्दी से हो जाएगा। 1 लाइनर रिएक्शन से भाई। देखो, मान लो आपके पास बेंजीन है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से सब लोग। मान लो बेटे यहां पे बेंजीन है, ठीक है? अब ये बेंजीन में हम हाइड्रोजन एडिशन कर रहे हैं। सबसे पहले बताओ, 1 मोल हाइड्रोजन से काम हो जाएगा या 3 मोल लगेगा? 3 मोल लगेगा। एक और चीज, क्या ये नॉर्मली रिएक्शन देगा? क्योंकि ये तो हाईली स्टेबल है। अब ये स्टेबल है तो रिएक्शन क्यों देगा? शांत, ये स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, एरोमेटिसिटी है, ये रिएक्शन क्यों देगा? ये रिएक्शन नहीं देगा। तो ये
निकल प्लैटिनम और पैलेडियम के केस में, निकल प्लैटिनम और पैलेडियम के केस में वेरी हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है। टेम्परेचर याद नहीं रखना है क्या? तीनों मोल आपके पास रिएक्ट हो जाएंगे और आपके पास यहां पे देखोगे तो बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन हटके और साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। सब जगह हाइड्रोजन 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 हट जाएगा। अगर मान लो सेम कहानी में बेंजीन ही हो, लेकिन मान लीजिए हमने हाइड्रोजन के बजाय क्या कर लिया, ड्यूटेरियम ऐड कर लिया। अगर हाइड्रोजन के बजाय 3 मोल ड्यूटेरियम वेरी हाई टेम्परेचर पे लिया है, तो वेरी हाई टेम्परेचर लगेगा, तब जाके एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगा और हर कार्बन पे क्या ड्यूटेरियम जाके लग जाएगा, तो हर कार्बन पे बेटे ड्यूटेरियम लग जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया आपके पास एडिशन ऑफ H2। मान लीजिए मैं बेंजीन लेता हूं और बेंजीन के ऊपर एक CH डबल बॉन्ड CH2 लगा देता हूं। इसका नाम हमने लिखवाया था क्या, एस्टाइरीन होता है, एस्टाइरीन होता है। एस्टाइरीन में अगर मैंने 1 मोल ही लिया है H2 निकल प्लैटिनम और पैलेडियम, तो क्या होगा, केवल 1 मोल लिया है तो क्या बेंजीन थोड़ी